Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27 December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about a millisecond X-ray burst detected by AstroSat. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Science and Technology point of view. तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टार्स एंड व्हाट हैपेंस टू देम वंस दे आर डेड। डेड से मेरा मतलब है कि व्हेन दे रन आउट ऑफ देयर फ्यूल। तो स्टार्स बनते कैसे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वुड बी सम प्रोटो स्टार्स, मतलब अर्ली फेज ऑफ स्टार्स, यानी कि फेज वेयर द स्टार्स आर येट टू बॉर्न। तो इनको कहा जाएगा प्रोटोस्टार वेयर देयर विल बी ए नेबुला। नेबुला मतलब लंप ऑफ गैसेज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिससे स्टार्स बनते हैं। सन इज ऑल्सो स्टार, जहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन चल रहा होता है, वेयर दीज स्मॉलर एटम्स फ्यूज इन ऑर्डर टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन, राइट। तो ये जो नेबुला है, लंप ऑफ गैसेज हैं। इस स्टेज में जो भी ये लंप ऑफ गैसेज, इसको कहा जाएगा प्रोटोस्टार। And then there could be formation of small star. If the lump is less, gases कम है, तो small star will be created. Over a period of time, the small star will run out of its fuel, and once it is dead, then it will lead to formation of white dwarf. But if the lump is big, then there will be formation of large star. This large star will ultimately take form of supernova. And once it starts running out of fuel, it may turn into a neutron star और अ ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में भी अंतर होगा। देखिए, अगर ये लंप काफ़ी बड़ा है, इट्स वेरी वेरी बिग, देन व्हाट हैपेंस कि आफ्टर डेथ, यानी कि आफ्टर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, इट विल टर्न इनटू अ ब्लैक होल। ब्लैक होल वो ह्यूज लंप होता है मटेरियल का विच कीप्स ऑन कोलैप्सिंग और श्रिंकिंग इवन आफ्टर the star has run out of its fuel. The black hole keeps on shrinking because of its huge mass. वो inward shrink होता रहता है because of gravitational force. The stars with higher masses will continue to collapse into a stellar, and they lead to formation of a huge mass which is known as black hole. इनको black hole इसलिए कहते हैं because they are so big कि इनके पास से गुजरने वाले लाइट रेज भी इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली हाई ग्रेविटेशनल फोर्सेस अप्लाइड बाय देम। तो ये तो हो गए अबाउट डिफरेंट फेजेज ऑफ स्टार्स, व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल। जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं उनमें से कुछ एक न्यूट्रॉन स्टार्स स्पेशल टाइप के होते हैं। उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी हाई होती है और काफ़ी फास्ट तरीके से वो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन स्टार्स को कहा जाता है मैग्ने स्टार। तो मैग्ने स्टार्स आर स्पेशल काइंड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स हुज मैग्नेटिक फील्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर दैन ए नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार। तो बेसिकली एक नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार की तुलना में एक मैग्ने स्टार की मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। तो ये दो तीन बातें समझ लिया हमने। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द रेडियो बर्स्ट या एक्सरे बर्स्ट। तो देखिए, ये जो मैग्ने स्टार्स होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स जिनकी मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी हाई है, इस तरह के मैग्ने स्टार्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जब भी फ्लक्चुएट होती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशन के कारण कभी कभार इंटेंस एनर्जी रिलीज होती है इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ये जो इंटेंस एनर्जी रिलीज होती है दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे और रेडियो वेव्स, और देयर कुड बी मिक्सचर ऑफ बोथ एज वेल। ये जो इंटेंस एनर्जी रिलीज होती है वो अगर टाइम स्केल पे देखा जाए तो नैनो सेकेंड के स्केल पे होगा, मिली सेकेंड स्केल पे होगा। ये जो इंटेंस एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे और रेडियो वेव, इनको कहा जाता है एक्सरे बर्स्ट या रेडियो वेव बर्स्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रेडियो वेव बर्स्ट हैं या एक्सरे बर्स्ट हैं, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ दीज मैग्ने स्टार्स फ्लक्चुएटिंग देयर मैग्नेटिक फील्ड एट ए फ्रीक्वेंट पेस। तो पहला इस तरीके का फास्ट रेडियो बर्स्ट
डिटेक्ट हुआ था साल 2007 में, बट दैट वाज डिटेक्टेड फ्रॉम सम अदर गैलेक्सी, नॉट फ्रॉम मिल्की वे. In 2022, a fast radio burst because of fluctuation in the magnetic field of a magnestar was detected from our own galaxy, Milky Way galaxy. देखिए, ये जो रेडियो बर्स्ट होते हैं, फास्ट रेडियो बर्स्ट या एक्सरे बर्स्ट, ये काफ़ी पावरफुल होते हैं. बिल्कुल मिली सेकेंड के लिए हाई एनर्जी रिलीज होती है, बट वो एनर्जी इतनी इंटेंस होती है कि इट फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आउटसाइंस द इंटायर गैलेक्सी फ्रॉम विच दे एमर्ज. अब करंट न्यूज़ पे आते हैं. देखिए, एक न्यूट्रॉन स्टार रिलेटिवली नया है, न्यूट्रॉन स्टार जिसका नाम है SGRJ18300645. इसका नाम रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेगा. इसको रिलेटिवली नया न्यूट्रॉन स्टार इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव एन एज ऑफ ओनली 24,000 ईयर्स, विच इज़ वेरी लेस फॉर द टाइम स्केल ऑन विच स्टार्स डू लिव इन जनरल. ये न्यूट्रॉन स्टार को डिटेक्ट किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था अक्टूबर 2020 में. ये एक तरीके का आप कह सकते हैं मैग्ने स्टार ही है. एंड दिस न्यूट्रॉन स्टार हैज लेड टू रिलीज ऑफ एन एक्सरे बर्स्ट फॉर सब सेकेंड, मतलब मिली सेकेंड में एक्सरे बर्स्ट रिलीज किया इस न्यूट्रॉन स्टार ने. और उस एक्सरे बर्स्ट को डिटेक्ट किया एस्ट्रोसैट ने. तो एस्ट्रोसैट इसरो का, हमारे देश की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसका लॉन्च किया हुआ एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है. इस तरीके का आप कह सकते हैं स्पेस एयरक्राफ्ट है, जिसको लॉन्च किया था इसरो ने साल 2015 में विथ हेल्प ऑफ इट्स PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन 2015. इस स्पेस एरियल स्पेसक्राफ्ट को या सैटेलाइट को लॉन्च किया इसरो ने. और इसका मेन काम है कि इस तरीके के जो रेडियो वेव्स आउटबर्स्ट होते हैं या एक्सरे बर्स्ट होते हैं, उनको ऑब्जर्व करें. तो इस एस्ट्रोसैट ने इस न्यूट्रॉन स्टार से होने वाले एक्सरे बर्स्ट को डिटेक्ट किया है. दैट इज वाई देयर हैज बीन न्यूज. दो इंपॉर्टेंट बात हैं. एक तो फास्ट एक्सरे बर्स्ट डिटेक्ट हुआ, डिटेक्ट करने वाली जो एंटिटी है वो हमारी खुद की देश की इसरो की लॉन्च की हुई मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है एस्ट्रोसैट. ये बोर्ड वर्क है विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, फास्ट रेडियो बर्स्ट, फास्ट एक्सरे बर्स्ट डिटेक्टेड बाय एस्ट्रोसैट. तो मैंने आपको बताया पहले कि प्रोटोस्टार होता है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्टार आफ्टर डेथ, व्हाइट ड्वार्फ. लार्ज स्टार आफ्टर डेथ may lead to neutron star or black hole. Black hole are massive stars that continue to sink even after death. While न्यूट्रॉन स्टार में भी स्पेशल टाइप का एक न्यूट्रॉन स्टार होता है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्ने स्टार, विच हैज वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. ये जो फास्ट रेडियो बर्स्ट होते हैं या फास्ट एक्सरे बर्स्ट होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सच एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. करंट न्यूज ये है कि एक एक्सरे बर्स्ट डिटेक्ट हुआ है फ्रॉम ए न्यू न्यूट्रॉन स्टार फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. इट वाज डिटेक्टेड बाय एस्ट्रोसैट विच इज इंडियाज मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय इसरो इन 2015. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट INS Imphal inducted in Indian Navy. This topic is again important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. INS Imphal क्या है, अगर हमें उसको समझना है तो पहले हमें समझना होगा अबाउट अ प्रोजेक्ट नोन एज प्रोजेक्ट 15B. इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया साल 2011 में. इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 शिप्स बनाए जा रहे हैं फॉर इंडियन नेवी. These ships are being constructed at Majgaon Dock in Mumbai by Majgaon Dock Shipbuilders Limited. कंपनी का नाम है Majgaon Dock Shipbuilders Limited. जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत 4 शिप्स बनाए जा रहे हैं. ये 4 शिप्स स्पेशल कैटेगरी के शिप्स हैं. ये 4 शिप्स की कैपेबिलिटी होगी कि इनमें फिट किए जा सकते हैं या इक्विप किए जा सकते हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विच आर सरफेस टू एयर मिसाइल. तो ये शिप्स क्या करेंगे कि इन ब्रह्मोस सुपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल्स की मदद से आने वाला जो कोई भी एरियल थ्रेट है, मान लीजिए कि ये नेवल शिप्स की मदद से हम किसी दूसरे देश
के कोस्ट पे अटैक करने जा रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि जो एनिमी कंट्री है जिसके कोस्ट पे हम अटैक करने वाले हैं, वो रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा विथ हेल्प ऑफ सम मिसाइल्स। तो ये जो सुपरसोनिक मिसाइल्स इक्विप्ड होंगे इस शिप के ऊपर, वो उस इनकमिंग मिसाइल्स को एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। दैट इज द एडवांटेज ऑफ सच ships that are equipped with such supersonic BrahMos क्रूज मिसाइल। और जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन 4 शिप्स को बनाया जा रहा है, दैट विल बी इक्विप्ड विथ दी सुपरसोनिक मिसाइल्स, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 15B। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 शिप्स बनाए जा रहे हैं। उनका नाम होगा INS विशाखापट्टनम, INS मर्मगांव, INS इम्फाल एंड INS सूरत। तो INS विशाखापट्टनम जो कि पहला शिप है इस प्रोजेक्ट का, इसीलिए इन चारों शिप्स को कहा जाएगा INS विशाखापट्टनम क्लास शिप। तो जो भी पहला शिप होता है ना, उसी लाइन में बनने वाले बाकी शिप्स को हम लोग कलेक्टिव तरीके से कह देते हैं विशाखापट्टनम क्लास, राइट, कोलकाता क्लास। तो पहला जो शिप होता है उसी के नाम पे फिर क्लास पड़ जाता है। तो दिस ऑल 4 शिप्स टुगेदर विल बी नोन एज विशाखापट्टनम क्लास शिप्स। तो विशाखापट्टनम क्लास शिप्स आर बेसिकली equipped with supersonic cruise missile BrahMos। न्यूज यही है कि विशाखापट्टनम क्लास शिप्स जो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत डेवलप किए जा रहे हैं, उसका जो तीसरा शिप है INS इम्फाल, उसको डेवलप कर लिया गया। इसको डेवलप तो 2019 में ही कर लिया गया था, लेकिन अब उसकी तमाम टेस्टिंग के बाद उसको इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिया गया है। क्या फायदा होगा विशाखापट्टनम क्लास शिप्स से? सो इट विल एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन नेवी। देखिए, हमारा कोस्ट काफ़ी लंबा है, 7,500 किलोमीटर के आसपास का भारत का कोस्ट है। तो जितना लॉन्गर कोस्ट है हमारा, उतना ही फिर हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी होगा अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। तो उनको डिफेंड करना, हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, वो एक इम्पॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर सच रेस्पॉन्सिबिलिटी वी नीड टू हैव हाईली इक्विप्ड इंडियन नेवी, और उसके लिए फिर विशाखापट्टनम शिप्स बनाए जा रहे हैं। इंडियन नेवी का गोल भी है कि इंडियन ओशन में इंडियन नेवी शुड बी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इन सिंपल वर्ड्स, if Indian Navy becomes net security provider in Indian Ocean, that means in case of any contingency, any emergency, maybe pirate attack or maybe some a natural disaster, maritime disaster, Indian Navy should be the first to respond. If that happens, then we can be considered as net security provider in the Indian Ocean. हम नहीं चाहते कि चाइना या कोई और देश, ट्रेडिशनली यूके, यूएस की नेवी काफ़ी डोमिनेंट रही है, तो हम नहीं चाहते कि इंडियन ओशन में ये नेवीज पहुँचे। हम चाहते कि इंडियन ओशन में इंडियन नेवी का ही दबदबा बना रहे। इंडियन ओशन शुड रिमेन द बैकयार्ड ऑफ इंडियन नेवी। फॉर दैट ड्रीम टू बी अचीव्ड, वी नीड इंडियन नेवी टू बी इक्विप्ड विथ such modern class equipments. Of course, countering China's rising influence in Indian Ocean, especially after China's Belt and Road Initiative that has strengthened China's footprint in Indian Ocean as well. और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो सिक्योरिटी नोशन है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वो तो आप जानते ही हैं। इट इज अ नोशन अकॉर्डिंग टू विच चाइना इज ट्राइंग टू इनसर्कल इंडिया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, थ्रू सीरीज ऑफ पोर्ट्स built by China in Indian Ocean. Though China never officially accepted that its Belt and Road Initiative has any security implications, but अलग अलग सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन होगा इंडिया के लिए, एंड इट इज़ एन अटेम्प्ट बाय चाइना टू इनसर्कल इंडिया, जिसको नाम उन्होंने दिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नोशन को डिफाई करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि इंडिया और इंडियन नेवी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस। एंड देन अनदर इज इम्पोर्टेंट स्कॉट ड्यूटीज। तो अगर आपको अपनी आर्मी को पहुंचाना है किसी दूसरे एनिमी के कोस्ट पे, तो आप किसी नेवल शिप्स के थ्रू ही तो पहुंचाएंगे। तो नेवल शिप्स के थ्रू अगर आपको पहुंचाना है अपनी आर्मी को, एस्कॉर्ट ड्यूटी देनी है, तो उसके लिए आपका नेवल शिप इक्विप्ड होना चाहिए विथ मिसाइल्स दैट कुड प्रिवेंट एनी इनकमिंग मिसाइल अटैक। तो इसके लिए भी जरूरी है कि हमारे पास विशाखापट्टनम क्लास टाइप के शिप्स हों। दिस इज प्रोजेक्ट 15B। 4 बेनिफिट जो मैंने आपको बताया: इनहांस्ड कैपेबिलिटी, इंडियन नेवी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस एंड प्रैक्टिस एस्कॉर्ट ड्यूटी।
ये जो प्रोजेक्ट 15B है 2011 से 4 शिप्स बनाए जा रहे हैं इसके अंतर्गत। ये हैं विशाखापट्टनम, मरमगांव, इम्फाल, सूरत। इम्फाल से रिलेटेड ये न्यूज़ है, रिसेंटली इंडक्टेड इन इंडियन नेवी और दे आर इक्विप्ड विद सरफेस टू एयर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, गाइडेड इनकमिंग मिसाइल डिस्ट्रॉयर। इस तरीके के आने वाले इनकमिंग एनिमी मिसाइल्स को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। The next topic is about India's current account deficit narrowing up to 1% of its GDP in second quarter. अब ये देखिए, कोई करंट न्यूज़ याद रखने वाला नहीं है, लेकिन कभी कभार मैं कुछ आर्टिकल्स इसलिए ले लेता हूँ ताकि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते रहें। करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में, इनफैक्ट पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट बताया है, जहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में जो साल भर में ट्रांजैक्शन होता है उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द अल्टीमेट अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंट्री गेट्स और हैज टू पे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स ट्रांजैक्शन विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू आउट द ईयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट, आई होप आपको याद होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैंने बताया हाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। अगर दोनों में हम डेफिसिट में है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी अगेंस्ट इंडिया, अगर दोनों में हम सरप्लस में है तो इट विल बी इन फेवर ऑफ इंडिया, राइट। करंट अकाउंट में बेसिकली आते हैं ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर एंड अर्निंग। तो करंट अकाउंट में डेफिसिट होने का मतलब है कि करंट अकाउंट में जितना पैसा हमारे देश में आया है उससे ज़्यादा पैसा हमारे देश से गया है। करंट अकाउंट में नॉर्मली हम डेफिसिट में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन इंपोर्ट है ट्रेड में वो है इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, जो ह्यूज इंपोर्ट बिल बनाता है हमारे ऊपर। तो करंट अकाउंट में नॉर्मली हम डेफिसिट में ही रहते हैं, बट अगर वो डेफिसिट जितना कम हो उतनी अच्छी बात है। सो दैट इज वाई इट इज अ गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी कि करंट अकाउंट डेफिसिट हैज नैरोड डाउन टू 1% ऑफ द जीडीपी इन सेकंड क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। ये मैंने कवर कर लिया ताकि आपको करंट अकाउंट डेफिसिट का एक थोड़ा सा एक एप्लीकेशन दिखा सकूं इन रियल वर्ल्ड। यू सी, करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर बात की जाए तो सेकेंड क्वार्टर जो अभी खत्म हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर इन द फिस्कल ईयर 23-24, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस टू 1% ऑफ द जीडीपी। अब देखिए, नॉर्मली करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहता है हमारा। ये रेड कलर से दिखाया है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट, बट इफ करंट अकाउंट डेफिसिट इज इन नेगेटिव देन टेक्निकली इट इज करंट अकाउंट सरप्लस। तो क्वार्टर वन ऑफ फिस्कल ईयर 2022 में एक बार के लिए हम लोग करंट अकाउंट सरप्लस में भी चले गए थे। जनरली वी आर ऑलवेज इन डेफिसिट, but currently it has come or narrowed down to 1% of our GDP, which is a good sign. Because normally we are always in deficit as far as current account is concerned, mainly because of crude oil import, already said. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, प्लीज रिटर्न दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब देखिए, ये तो याद रखने के लिए जरूरत है नहीं लंबे समय पे, इसलिए इसका मैंने बोर्ड वर्क दिया नहीं है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट विच हंटिंग केस इन तेजपुर। विच हंटिंग क्या होता है? Violence against a particular individual on the accusation or the false pretext of practicing sorcery या witchcraft। सरल भाषा में कहें तो किसी के ऊपर इल्जाम लगाना कि भाई तुम तंत्र मंत्र कर रहे हो, और फिर उस इल्जाम के कारण फिर उसके अगेंस्ट वायलेंस करना, असॉल्ट करना, इस एक्टिविटी को कहा जाता है विच हंटिंग। इसमें कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है विक्टिम्स की। और विच हंटिंग में ज़्यादातर आप देखोगे कि वीमेन आर टारगेटेड। ये एग्जाम्पल आप देखोगे कि ये झारखंड का वैसे एग्जाम्पल है, ऐसे केसेस असम में भी हैं। विच हंटिंग के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है पैट्रियार्कल माइंडसेट। एनी वुमन हु इज स्टेइंग अलोन, हु रिमेन जनरली आइसोलेटेड, इज सस्पेक्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग सॉर्सरी और विचक्राफ्ट। ये एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट इज कमिंग फ्रॉम पैट्रियार्कल थॉट्स। पैट्रियार्कल थॉट्स मतलब thought which compels in general the male member of the society to believe कि women cannot stay alone. So if somehow a woman is staying alone, taking care of her children without help of her husband, maybe her husband has abandoned her or has died, in that case if she stays alone, decides to stay alone, the people around her might start doubting her कि she might be practicing witchcraft or sorcery। और अगर सोसाइटी में कुछ भी गलत हो जाता है, मान लीजिए गाय मर जाती है, किसी के घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो दिस वुमन हु इज स्टेइंग अलोन, हु इज बीइंग सस्पेक्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग विचक्राफ्ट, इज कंसिडर्ड टू बी द मेन रीजन बिहाइंड सच
अनटुवर्ड इवेंट। तो ये एक जो प्रैक्टिस है विचक्राफ्ट की, या आप कह सकते हैं जो सिम्टम्स हैं विचक्राफ्ट की, इट इज बेसिकली रूटेड इन द पैट्रियार्कल माइंडसेट। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। ऑफ कोर्स पैट्रियार्कल माइंडसेट के अलावा सुपरस्टिशियस थिंकिंग, लैक ऑफ लिटरेसी, डॉगमेटिक थॉट प्रोसेस, ये सब तो है ही। उसके अलावा कभी कभार लोग विच हंटिंग को बहाना बनाते हैं इन ऑर्डर टू सेटल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, इंटेंशन टू ग्रैब लैंड, जेलसी और एनिमिटी को पूरा करने। समटाइम्स रिजेक्शन ऑफ लव प्रपोजल्स और disapproval of sexual advances is also met with an allegation of witch crafting and then subjected to witch hunting। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट मेन कारण पैट्रियार्की एंड सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं। विच हंटिंग जो भी ट्राइबल बेल्ट्स हैं वहाँ पे सेंट्रल इंडिया में जैसे उड़ीसा, झारखंड, वहाँ ज़्यादा है, लेकिन हमारे स्टेट असम में भी विच हंटिंग के केसेस ज़्यादा हैं। इफ़ यू सी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा, देन हमें पता चलेगा कि लगभग 1500 लोगों की जान गई है इन अबाउट 11 ईयर्स फ्रॉम 2010 टू 2021 बिकॉज ऑफ एलिगेशन ऑफ विच क्राफ्टिंग एंड फॉलोइंग वायलेंट एक्टिविटीज। 1500 लोगों की डेथ हुई है। और असम के अंदर अगर बात की जाए तो लगभग 150 लोगों की 152 पीपल हैव डाइड इन असम बिकॉज ऑफ एलिगेशंस ऑफ विच क्राफ्टिंग। कोकराझार रीजन में विच क्राफ्टिंग से रिलेटेड वायलेंस के केसेस ज़्यादा हैं। तो मुद्दा ये है कि असम के अंदर भी विच क्राफ्टिंग और विच हंटिंग और विच क्राफ्टिंग एलिगेशन के केसेस हैं। इसको दूर करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स अभी तक लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट प्रहरी चलाया गया। इसमें जो मेन आर्किटेक्ट हैं इस प्रोजेक्ट प्रहरी के इज फॉर्मर डीजीपी ऑफ असम कुलधर सैकिया साहब। तो व्हेन ही वाज डीआईजी ऑफ वेस्टर्न रेंज, उस टाइम में उन्होंने प्रोजेक्ट प्रहरी स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट प्रहरी का मेन मकसद था कि जो सिविल सोसाइटी है, लोगों का जो ग्रुप है, उसके और पुलिस के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन डेवलप किया जाए, फ्रेंडशिप डेवलप किया जाए, ताकि पुलिस को पहले ही अंदेशा आ जाए, समझ आ जाए कि किसी पर्टिकुलर रीजन में विच हंटिंग के केसेस हो सकते हैं। विच हंटिंग के केसेस जो होते हैं वो मेनली ऐसा ऑल ऑफ सडन नहीं होता है। विच हंटिंग के लिए जरूरी है कि किसी विमेन को जनरली ब्रांडिंग किया जाए बार 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 कि भाई ये तो विच क्राफ्टिंग कर रही है, तो पता लग जाता है पुलिस को। इफ पुलिस इज इन टच विद द कम्युनिटी, देन पुलिस विल गेट टू नो कि फ्यू वीमेन आर बीइंग एलिज्ड ऑफ विच क्राफ्टिंग और सॉर्सरी। तो पुलिस पहले ही कुछ प्रोएक्टिव रोल ले सकती है। तो वो फ्रेंडशिप का ब्रिज डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट प्रहरी स्टार्ट किया गया। इसके अलावा हमारे फॉर्मर सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी ने भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, संस्कार प्रोजेक्ट, whose aim was to eradicate misbelief and superstition in order to address the problem of witch hunting। मिशन बीरूबाला, आपने बीरूबाला रवा जी का नाम जरूर सुना होगा। तो इन्होंने स्टार्ट किया मिशन बीरूबाला, इंडियन एक्टिविस्ट कैंपेन अगेंस्ट विच हंटिंग। एंड 1980 से इन्होंने विच हंटिंग के अगेंस्ट ये कैंपेन स्टार्ट किया। सी ऑल्सो established an organization मिशन बीरूबाला which aimed at creating awareness against witch hunting, and she has rescued over more than 50 women from being branded as witches, and for her efforts in 2005 she was nominated for Nobel Peace Prize also। और उनको 2021 में सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। तो ये सब इनिशिएटिव्स रहे असम के। सबसे कंक्रीट स्टेप रहा है असम के अंदर विच क्राफ्टिंग और विच हंटिंग को रोकने के लिए, वो है असम विच हंटिंग प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015। तो ये कानून 2015 में लाया गया, बट इसको फाइनली एसेंट मिला गवर्नर साहब का 2018 में। इसीलिए जो आज का जो असम ट्रिब्यून का आर्टिकल है वहाँ पे लिखा है 2018, बट इसका ओरिजिनल नेम होगा 2015 ओनली। पास हो गया था 2015 में, गवर्नर साहब का एसेंट मिला 2018 में। इसके अंतर्गत अगर किसी इंसान की ने अगर किसी और को विच बोल करके उसके ऊपर ब्रांडिंग करने की कोशिश की, उसके ऊपर विच क्राफ्टिंग के एलिगेशंस लगाए, यानी कि सरल भाषा में इफ अ पर्सन इज सेटिंग अप अ प्लेटफॉर्म फॉर विच हंटिंग, तो उस केस में उस इंसान के ऊपर 5 लाख तक का फाइन हो सकता है, 7 साल की सजा हो सकती है। मुद्दा यह है कि असम ने सबसे स्ट्रिंजेंट कानून बनाया है विच हंटिंग को रोकने के लिए।
विच हंटिंग को लेकर के कोई अलग से क्रिमिनल लॉ तो नहीं है, बट जो पुराना हमारा आईपीसी था उसमें 302 लगता है विच हंटिंग में, अगर उस विच हंटिंग से एसोसिएटेड एक्टिविटी में डेथ हो जाती है किसी की तो। अब देखना होगा जो नया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें ये कौन सा सेक्शन होता है मर्डर का। भारतीय न्याय संहिता में वैसे आपको पता है कि मॉब लिंचिंग के लिए अलग से प्रोविजन है, तो विच हंटिंग विल बी बेसिकली कैटेगराइज्ड अंडर मॉब लिंचिंग। एनी अटेम्प्ट of intimidation, stigmatizing, defaming, or forcing an individual to commit suicide on the name of practicing witchcraft will also be considered as criminal offense, और उस केस में भी 5 लाख का फाइन है। उसके अलावा एनजीओज, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी, पुलिस, सबके बीच में प्रॉपर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन डेवलप करना की कोशिश की जाएगी, ये भी बोला गया है इन दिस पर्टिकुलर लॉ। इन सारे इनिशिएटिव्स के बावजूद भी मिशन बिरूबाला, प्रोजेक्ट प्रहरी, प्रोजेक्ट संस्कार एंड दिस लॉ के बावजूद भी विच हंटिंग के केसेस थोड़े बहुत देखने को, सुनने को मिल ही जाते हैं हमारे स्टेट असम में। रिसेंटली एक न्यूज निकल करके आ रहा है फ्रॉम तेजपुर, नियर तेजपुर टी स्टेट, जहां पे अ वुमन वाज किल्ड ऑन द एलिगेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग विच क्राफ्टिंग। 6 लोगों के ऊपर 6 लोगों ने ये एलिगेशन लगाया एंड देन दे प्रैक्टिस्ड कमिटेड वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन दैट लेड टू डेथ ऑफ हर। तो आज भी अगर आप ध्यान से देखें तो जो इलिटरेट बेल्ट हैं, जहाँ पे लिटरेसी लेवल कम है, वहाँ पे विच हंटिंग के केसेस ज़्यादा हैं। तो इससे हमें ये समझ आता है कि मेयर क्रिमिनलाइजेशन, मेयर लॉ इज नॉट गोइंग टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। लॉ से रिलेटेड अवेयरनेस भी डेवलप करना होगा, उसके अलावा इन जनरल लिटरेसी को प्रमोट करना होगा, ताकि लोगों की सुपरस्टिशियस थिंकिंग कम हो या पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ये बोर्ड वर्क है विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। रिसेंटली एक केस हुआ है, वो याद रखेंगे तो ही जाकर के आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर पाएंगे। ये इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है, हिंट्स भी दे रखा है। इफ नीडेड रीड द हिंट्स एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पासीघाट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन। यू सी, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में जो जगह है पासीघाट, वहां पे एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन एंड रिसर्च। साल 2021 में सरकार ने इस इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करके आयुर्वेदा भी ऐड कर दिया और इसका नाम हो गया नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का आप कह सकते हैं वन ऑफ अ वेरी स्टेट ऑफ एक्सेलेंस इंस्टीट्यूट है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के फोक मेडिसिन के कल्चर पे रिसर्च कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, और साथ ही साथ आयुर्वेदा को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द हेल्थ सिस्टम थ्रू ऑल्टरनेटिव एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये इंस्टीट्यूट का नाम आप याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च। पहले तो सिर्फ फोक मेडिसिन था, आयुर्वेदा भी ऐड हो गया 2021 में, और यह है पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश। और हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इसका एक्सटेंशन या एक्सपेंशन प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, इसको फर्दर बिग बनाया जा रहा है, उसके लिए सरकार ने 53 करोड़ का बजटरी एलोकेशन किया है। जो बातें आपको याद रखनी है बस इतनी सी हैं। द पासीघाट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन, द नेम इज नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन एंड रिसर्च। दिस आयुर्वेदा was added in 2021, लोकेशन इज इन पासीघाट, करंट न्यूज इज एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ 53 करोड़। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें बस पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। और यहाँ पे तो तीनों ही बेनिफिट्स होंगे अगर इंडिया और यूएई के बीच में जब लोकल करेंसी ट्रेड होने लगेगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्ट्स अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।